ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें हम देखे कि वर्णाश्रम धर्म किस लिए है? शरीर, मन, समाज को स्वस्थ रखने के लिए। और डिटेल में कुछ हमने चर्चा की कि कैसे इसलिए भक्तों के जीवन में भी वर्णाश्रम की आवश्यकता है, वर्णाश्रम का महत्व है। अभी वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम मतलब वर्ण और आश्रम, तो वर्ण और आश्रम को स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने क्या योजना बनाई, कैसे ये वर्णाश्रम स्थापित होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे उसमें भाग ले सकते हैं। तो आज अंतिम कक्षा में हम कुछ प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए व्यावहारिक निर्देश चर्चा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वर्णाश्रम धर्म दैव वर्णाश्रम, जो यानी कि वास्तविक वर्णाश्रम धर्म है, जो वास्तविक, जो वेद शास्त्र के अनुसार है, जिसका लक्ष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है और अंततः शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। तो ऐसे वर्णाश्रम की स्थापना में पहले वर्ण व्यवस्था स्थापित करेंगे, बाद में फिर आश्रम स्थापित होंगे। पहले जब अच्छे से वर्ण स्थापित होंगे भगवान के आदेश के अनुसार, फिर आश्रम स्थापित कर पाएंगे। तो इसलिए पहला जो प्रभुपाद जी का निर्देश है कि वर्ण व्यवस्था कैसे स्थापित हो। तो वर्ण व्यवस्था का जो स्कोप है, आशय है, वो है इस भौतिक जगत के अंदर जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सारी की सारी आवश्यकताएं, शारीरिक, मानसिक, सब आवश्यकताओं को पूरा करना, ये सब जो है वर्ण व्यवस्था के अंदर आता है। और आश्रम जो है वो आश्रम मुख्य रूप से डायरेक्टली आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था अर्थात समाज को ठीक से चलाने का तरीका, जिससे कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हों। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि शहरों से दूर भक्त समुदाय बनाए जाएं, फार्म कम्युनिटीज। फार्म कम्युनिटीज अर्थात जहां पर वर्ण व्यवस्था, शरीर की आवश्यकताएं पूरी होंगी जमीन और गाय से, और हमारा अपना शिक्षण पद्धति होगी जिससे हम बच्चों को, अपने बच्चों को हम वैदिक शिक्षा दे पाएंगे। हमारे भक्तगण समाज को निर्देश दे पाएंगे, हमारे भक्तगण समाज के ये रक्षण कर पाएंगे, हमारे भक्तगण कृषि, गोरक्षा से अनाज उत्पन्न कर पाएंगे, सब्जियां उत्पन्न कर पाएंगे, जो भी खाद्य पदार्थ हैं और बाकी सारी आवश्यकताएं, जो भी आधारभूत आवश्यकताएं, वो सब उत्पन्न कर पाएंगे। और इस तरह से सही प्रकार से जो भगवान चाहते हैं जैसे, ऐसे हम एक समुदाय बनाएं। तो श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में गए तो 1966 में उन्होंने, 1966 में उन्होंने इस्कॉन वहाँ गए और 67 में स्थापित किया। और फिर उसके 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने अपने जो उनके बिल्कुल आरंभिक शिष्य थे उनको ये फार्म कम्युनिटी डेवलप करने के लिए निर्देश देने आरंभ किए। और इसीलिए वेस्ट वर्जीनिया के अंदर लगभग 1969 या 70 उस समय एक ज़मीन दी गई, बहुत बड़ी ज़मीन, और वहाँ पर धीरे धीरे भक्त शिफ्ट हुए। और यही विचार प्रभुपाद जी ने उनको दिया था कि यहाँ पर एक फार्म कम्युनिटी डेवलप होगी जिसमें भक्तगण अपना खाना खुद उगाएंगे, अपना कपड़ा खुद उगाएंगे, जो भी सब आवश्यकताएं हम
प्राकृतिक तरीके से शास्त्रों के निर्देश के अनुसार अपनी सभी आवश्यकताओं को हम उगाएंगे, जिससे कि हम ये जो बाह्य समाज है, आसुरी समाज है, उनसे हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे, उनके ऊपर हमारी निर्भरता नहीं रहे, हम भगवान की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर पाए। और प्रभुपाद जी के रहते रहते लगभग ऐसी 40 फार्म कम्युनिटीज शुरू हुई और उसमें बहुत भक्त लोग रहते थे। वहाँ पर बहुत सारी गाय, बहुत दूध और बहुत सारा अनाज, ये सब काफ़ी अच्छे से चला। किंतु श्रील प्रभुपाद जी के इस धरातल को छोड़ने के बाद में अलग अलग कारणों से जो प्रभुपाद जी के समय में फार्म कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद में धीरे धीरे उन पर ध्यान नहीं दिया जा सका और अलग अलग परेशानियां, चैलेंजेस, क्योंकि पूरा संसार जो है वो तो आधुनिकता की तरफ चल रहा है तेज गति से, दिन पे दिन ज़्यादा तेज गति से चल रहा है। इसलिए ये फार्म कम्युनिटीज को बनाए रखना, उस उल्टी दिशा में जाना ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। तो अलग अलग कारणों से ज़्यादातर फार्म कम्युनिटीज प्रभुपाद के जाने के बाद धीरे धीरे सब डाउन हो गई और काफ़ी हद तक लगभग समाप्त हो गई। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने गुरुकुल, हमारे बच्चे को हम अपने आप खुद पढ़ाएंगे, अपनी वैदिक शिक्षा देंगे, आधुनिक आसुरी शिक्षा नहीं देंगे, इसके लिए गुरुकुल दलास के अंदर और फिर वृंदावन के अंदर शुरू किया। और प्रभुपाद के समय तक बहुत अच्छे से वो चल रहे थे, किंतु श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद वो धीरे धीरे गुरुकुल के ऊपर भी ध्यान कम हुआ और अलग अलग चैलेंजेस, समस्या रही। तो इस प्रकार से ये गुरुकुल शिक्षा भी आज बहुत कम हो गई। तो अभी जो वर्तमान हम देख रहे हैं व्यवस्था हमारे समाज, सोसाइटी के अंदर, हमारी इस्कॉन सोसाइटी के अंदर भी, तो जो अभी भक्त लोग आते हैं तो फार्म कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं, गुरुकुल के विषय में भी कुछ नहीं सुनते हैं। और ऐसी प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी, प्रभुपाद ने इसके लिए निर्देश दिए, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के द्वारा इतनी सारी फार्म कम्युनिटी और गुरुकुल खोले। वो सब चीज़ें आज जो नवीन भक्त हैं उनको ये जो प्रभुपाद का एक बहुत बड़ी योजना थी, वो लगभग उसको जानते ही नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि क्योंकि हमारे पास अपनी कम्युनिटीज़ नहीं है, फार्म कम्युनिटीज़ नहीं है, तो भक्तों को भक्त संग प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है। अभक्तों के ही संग में रहना पड़ता है, भक्तों को जॉब पे ही जाना पड़ता है और जॉब करते हैं तो सब असत्संग होता है, इसलिए भक्ति में बहुत दुविधा होती है, परेशानी होती है। हमारे अपने बच्चों को हमें स्कूल्स कॉलेजेस में भेजना पड़ता है क्योंकि हमारे अपनी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आर्थिक समस्याएं भक्तों के ऊपर बहुत सारी हैं क्योंकि हम वही आसुरी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर हैं और वो व्यवस्था तो आसुरी है, इसलिए आज बढ़ेगी, कल कम होगी, चरमराएगी और कम से कम आपको भक्ति करने के लिए तो अनुकूल वातावरण उत्पन्न नहीं करने देगी। तो इसकी वजह से क्योंकि हमने ये प्रभुपाद जी का जो फार्म कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने का महत्वपूर्ण आदेश था उसका हम पालन नहीं कर पाए, इसीलिए बहुत प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं भक्तगण अनुभव करते हैं। विशेष रूप से गृहस्थ भक्त जो ब्रह्मचारी हैं वो तो समाज में रह रहे हैं केवल समाज के लोगों को प्रचार करने के लिए, वो उन पे एक तरीके से आश्रित नहीं है। इसलिए काफ़ी हद तक ब्रह्मचारी अगर प्रचार में लगे रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, तो उनकी भक्ति में तो फुल टाइम है, इसलिए भक्ति उनकी फिर भी होती है। किंतु गृहस्थ भक्त के लिए तो असत्संग नहीं छोड़ सकते क्योंकि बाह्य संसार पे आश्रित है और सारी उसी व्यवस्था पे आश्रित होने की वजह से उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए गृहस्थ भक्त प्रभुपाद के समय में पूरा फुल टाइम ही थे सब गृहस्थ भक्त, लेकिन आज हमारी संस्था में गृहस्थ भक्त तो फुल टाइम होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मंदिर में तो कितने गृहस्थ भक्त लोग फुल टाइम रहेंगे, कितने ब्राह्मण स्वभाव के होंगे जो मंदिर में रहेंगे। ज़्यादातर लोग का स्वभाव तो ब्राह्मण स्वभाव नहीं होता है, इसलिए उन लोगों के लिए फुल टाइम भगवान की सेवा करने का प्रावधान मंदिर में नहीं है, लेकिन फार्म कम्युनिटीज़ में है। इसलिए फार्म कम्युनिटीज़ के माध्यम से गृहस्थ भक्त भी फुल टाइम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रगति बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इसीलिए हम ये एक चर्चा कर रहे हैं जिससे कम से कम हम विचार करना तो शुरू करें इसके बारे में, हमको पता तो हो कि प्रभुपाद की ऐसी इच्छा थी और उसमें हम क्या कर सकते हैं हम देखें। तो अभी हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने ये जो फार्म कम्युनिटीज़ इस्टेब्लिश, फार्म कम्युनिटीज से तो आप समझ रहे हैं हम क्या करें, अपना
जमीन और गाय और उसी से हमारी सारी आवश्यकताएं बहुत लोग कृत्रिम चीज़ों को छोड़ करके नेचुरल तरीके से, बिना ट्रैक्टर के, बिना इन आधुनिक सुविधाओं के, आधारभूत जो प्रकृति से उत्पन्न है ऐसी चीज़ों का उपयोग करके हम जीवन जिए। तो अभी हम थोड़ा सा स्लाइड्स देखेंगे कि कैसे इससे हमको मदद होती है, ये फार्म कम्युनिटी से प्रभुपाद ने क्या क्या निर्देश दिए। तो पहले है आधुनिक युग की कुछ प्रमुख समस्याएं जो हम सभी लोग अनुभव करते हैं। सबसे पहला है समय का अभाव, दूसरा है बेरोजगारी एवं महंगाई। सब लोग अनुभव कर रहे हैं, नेपाल में तो बहुत महंगाई है, सभी जगह इंडिया में बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, इतनी मेहनत करके तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, इतना समय लगाते हैं, लगभग 23-24 साल निकल जाते हैं, और 23-24 साल के बाद इतना पैसा, इतनी शक्ति लगाने के बाद में फिर जॉब नहीं है, या जिनके जॉब हैं तो छूट जाते हैं, रिसेशन आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एवं महंगाई की समस्या। अनिश्चितता एवं चिंताएं, अभी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, शहरों में लोगों को रजोगुण में गिरना ही होगा। अनावश्यक लोभ एवं प्रयास के कारण सतत चिंताएं। शहरों में हम चारों ओर से मन तथा इंद्रियों को विचलित करने वाली चीजों से घिरे हैं, और स्वाभाविक रूप से जब हमारे पास यह सुविधा उपलब्ध होती है तो हम कामुक बन जाते हैं। हम इस राजसिकता को अपनाते हैं और चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आजकल का शहरी जीवन का एक प्रमुख सिम्टम है स्ट्रेस। तो हर अमेरिकी पर औसत कर्ज 46,000। नेपाल में भी फिगर देखेंगे तो अच्छी खासी फिगर ही आएगी नेपाल में भी। सबके ऊपर तो कर्ज सामान्य है, कर्ज होना, सब लोग कर्ज लेते हैं। अशांत पारिवारिक जीवन, यूएसए में डाइवोर्स रेट, ये पुराने हैं एक्चुअली, हर 1000 लोग में 5 लोग डाइवोर्स है, 1000 लोगों में। विवाह में देखेंगे तो विवाह के अंदर लगभग 3/4 या 2/3 विवाह जो होते हैं उसमें डाइवोर्स हो जाता है। बढ़ती बीमारियां एवं इलाज खर्च, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक। आज हमारा जन्म हॉस्पिटल में होता है, मरण हॉस्पिटल में होता है, और जन्म और मरण के बीच में भी हम बहुत ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते हैं। पहले जन्म घर में होता था, मरण घर में होता था, और लोग घर में रहते थे, लेकिन अभी सब उल्टा हो गया। हॉस्पिटल में रहने के चार्जेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बहुत खर्चीला है। महंगी शिक्षा, यहाँ मुझे पता नहीं, इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि सब लोग स्टूडेंट लोन, स्टडी लोन लेकर के पढ़ते हैं कॉलेज में। नेपाल में क्या स्थिति है? स्टडी लोन, रूम रेंट के लिए नहीं, लोन ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो फिर वो एक्सपेंस के लिए पेरेंट्स लोन नहीं लेते? हाँ, लेते हैं, लोगों से लेंगे, लेकिन डेडिकेटली स्टूडेंट, हाँ, कैसे भी लेते हो लोन, लोगों से लेते हो कि सरकार से लेते हो? लोन तो लोन है। फिर अनैतिकता, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, बहुत कॉमन ये हो गए। तो ये सब कुछ प्रमुख समस्याएं हैं आधुनिक युग की। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इनके विषय में? हम सोचते हैं कि अमेरिका बहुत प्रगत है और अभी हम सब अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट? लेकिन देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वास्तव में अमेरिका में कोई भौतिक प्रगति नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात, प्रभुपाद कह रहे हैं अमेरिका में कोई भौतिक प्रगति नहीं है। क्यों? भौतिक प्रगति का अर्थ है आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए पर्याप्त सुविधाएं। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका में आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, परंतु वास्तव में कोई भी अपने अच्छे घर में भी सुरक्षित नहीं है। बोवेरी स्ट्रीट में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको रहने को कोई घर नहीं है,
अतः यदि समाज का एक वर्ग बाकी लोगों के खर्च पर बहुत समृद्ध है तो यह भौतिक प्रगति नहीं है। जब व्यक्ति को उसकी आधारभूत आवश्यकताएं यथा शांत घर, प्रचुर खाना, आवश्यक मैथुन जीवन और सुरक्षा की भावना मिले तब यह भौतिक प्रगति कहलाती है। यदि ऐसा होता तो क्यों इतने लोग भ्रमित और हताश हैं? तो वास्तव में यहाँ कोई भौतिक प्रगति नहीं है। यहाँ मैं व्यावहारिक रूप से देख रहा हूँ गौर सुंदर, प्रभुपाद जी के शिष्य गौर सुंदर इतना बुद्धिमान एवं योग्य लड़का है, उसे मात्र शरीर यापन के लिए 12 घंटे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मुझे लगता है ऐसे अनेक लोग हैं, तो यह भौतिक प्रगति नहीं है। तो यह पाश्चात्य सभ्यता, औद्योगिकरण और पूंजीवाद कोई भौतिक प्रगति नहीं है, यह भौतिक शोषण है। जीवन की इन 4 प्राथमिक आवश्यकताओं के बिना यह भौतिक प्रगति है ही नहीं। समझने की कोशिश करो। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भौतिक प्रगति, भौतिक सुख शांति का फॉर्मूला क्या है? लोग बता रहे हैं फॉर्मूला है, यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं 4, अगर ये आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो, कम से कम चिंताओं से, तो ऐसे समाज को हम कहेंगे ये भौतिक दृष्टि से प्रगत समाज है। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं तो लोगों के लिए एक अपना घर होना जिसमें वो शांति से रह सके मुश्किल है। रेंट पे रहते हैं सब लोग। गांव में कोई रेंट पे रहता है? गांव में कोई रेंट पे नहीं रहता है। शहर में सब रेंट पे रहते हैं। तो प्रगति हुई क्या उन्नति हुई? रेंट पे रहना मतलब आपकी प्रगति नहीं, आपके पास अपना घर ही नहीं है। ठीक है। कपड़ा, आधारभूत आवश्यकताएं, एक स्वस्थ भोजन। आजकल लोगों के लिए एक अपना खाना, भोजन इत्यादि प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। जो हम खा रहे हैं वो तो सब थर्ड क्लास है, उसमें ना तो कोई शक्ति है और सारा रसायन से भरा हुआ है। अगर ऑर्गेनिक, यहाँ पर भी है ना ऑर्गेनिक फूड के रेट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे। इंडिया के अंदर जो देसी गाय का दूध है वो 120 रुपीज़ लीटर है, और जो सामान्य केमिकल पेस्टिसाइड्स जो गाय खाती है उसका उगाया हुआ खाना, उसका दूध जो है, और सामान्य गाय उसका दूध 40 रुपीज़ लीटर है, 40 समथिंग है। तो 120 रुपीज़ लीटर का दूध पीने वाले इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं 120 रुपीज़ लीटर का दूध पीने। और जो घी है, गाय का घी शास्त्रों में गाय का ही होता है, उसी घी को वो मनुष्य खाने के लिए है। गाय का घी शुद्ध घी, इसलिए आजकल इंडिया में लिखते हैं शुद्ध गाय का घी। गाय का शुद्ध घी नहीं लिखते, बोले शुद्ध गाय का घी, क्योंकि गाय का शुद्ध घी तो मिलता ही नहीं है, सब मिक्सचर ही मिलता है। तो वो जो घी है वो अराउंड 2500 रुपीज़ पर लीटर है। तो बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो ये शुद्ध घी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे गाँव में, आपको अगर अपने दादाजी पिताजी से पूछेंगे तो गाँव में लोग ऐसे कटोरी भर भर के घी खाते थे, रोटी के साथ केवल घी खाते थे। आजकल तो बहुत अमीर व्यक्ति के लिए भी ये करना मुश्किल है, और खाएगा तो पचेगा भी नहीं, वो दूसरी बात है। लेकिन खाने के लिए भी नहीं है ना, केवल दीपक जलाने के लिए भी आजकल तो तेल के दीपक जलाते हैं, जलाने के लिए भी नहीं। पहले लोग इस प्रकार से खाते थे। तो प्रगति हो रही है कि क्या हो रहा है? हमारे पास खाने के लिए शुद्ध आहार नहीं है। अगर शुद्ध आहार खाएंगे तो हम ज़्यादातर लोग मर जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दूध अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, घी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आप सोच रहे हैं महंगाई जो आप देख रहे हैं वही महंगाई है। महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है क्वालिटी को डाउन करके, इसलिए हम लोग जी पा रहे हैं। अगर वही क्वालिटी का खाना हम आज खाएंगे तो कितने लोग उसमें जी पाएंगे? पहले सब लोग हाथ से बुना हुआ कपड़ा ही पहनते थे,
कॉटन, प्योर कॉटन, हाथ से बना हुआ। आज इंडिया में ये हाथ से बनी हुई धोती बहुत कम जगह है जहाँ पर हाथ से, मतलब कॉटन के बाद में हाथ से उसको धागा बनाया और फिर हाथ से उसको बुना, है ना। ऐसी धोती का कीमत, एक धोती का कीमत 5000 रुपीज है। केवल मोदी पहन सकता है और कोई नहीं पहन सकता। पहले हर व्यक्ति ही पहनता था, हर स्त्री यही पहनती थी, लेकिन आजकल सबको सस्ता पॉलिस्टर और ये सब कपड़ा दे दिया, सब लोग सोचते हैं अभी हम प्रगति हो गई। ये फैक्ट्री में बना हुआ है, पर फैक्ट्री में बना 3rd क्लास है, उसमें गर्मी बैठ जाए तो पसीना पसीना हो जाएगा पूरा, है। तो इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और सब लोग कितना कितना घंटा काम करते हैं, सब लोग तो, नेपाल का मुझे नहीं पता, पर इंडिया में तो सामान्यतः औसत हर व्यक्ति को 10 घंटा काम तो करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो ट्रैवलिंग वो अलग है, कम्यूटिंग। तो लगभग एवरेज 10 से 12 घंटे सब लोग काम करते हैं और पूरा साल काम करते हैं। थोड़ी बहुत छुट्टियाँ, वीक में 1 डे ऑफ होता है। तो पहले गांव में आप लोगों से पूछेंगे तो ऐसा कभी इतना कठिन हर रोज इस प्रकार से, ठीक है कभी कभी समय होता था जब खेती का समय है तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत होती थी, लेकिन फिर ऐसे महीने भी होते थे जब काम सामान्य होता था, इस प्रकार से होता था। लेकिन इस प्रकार से चिंता युक्त और लॉन्ग आवर्स, एक दिन, इस प्रकार से नहीं था। तो इस तरह से पहले लोगों को आधारभूत आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध थी और स्थिरता थी, ऊपर नीचे नहीं होता था, आधारभूत आवश्यकताएं मिलती थी। सबके घर में अनाज के स्टॉक रहता था, कभी बारिश नहीं हुई तो भी 1 साल का अनाज है खाने के लिए है। लेकिन आजकल लोगों के पास सेविंग नहीं है। आप देखिए हमारे जो दादाजी लोग थे, हमारे चाचा ताऊ, वो कई भाई बहन हुआ करते थे, करेक्ट। सबके आप देखिए 6, 7, 10 भाई बहन होते थे। हमारे दादाजी, उन लोगों ने सबकी शादी कराई, सबको पाला पोसा। सामान्य लोग थे, बिना पढ़े लिखे सामान्य लोग थे, लेकिन सबके इतने सारे बच्चे हुए, सबने उन सब बच्चों को पाला, उन सब बच्चों को पढ़ाई कराई। आज के युग में, आज के शहर में रहने वाला व्यक्ति सोच सकता है इतने सारे बच्चे अगर उसके होंगे तो उनको पाल पाएगा कर्जे में मर जाएगा। पहले लोग इतने सारे बच्चों का पालन पोषण कर लेते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आया कि इतने सारे बच्चे तो नहीं पाल सकते हैं, बच्चे कम करो, ठीक है। तो अभी आ गया हम दो हमारा दो, फिर हम दो हमारा एक, और अभी तो पता नहीं वो भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चे कम हो गए, फिर भी काम नहीं चला। उसके बाद पत्नी को भी अभी जॉब करना पड़ेगा। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर में कोई स्त्री जो है वो बाहर जाएगी जॉब करने के लिए, लेकिन अभी आज जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के अंदर और वेस्ट के अंदर, तो बिल्कुल आप जी नहीं सकते हैं अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम नहीं करेंगे तो रहना बहुत मुश्किल है, इतना खर्चा है। तो पहले बच्चे कम, फिर उसके बाद पत्नी को भी जॉब करना है ना। लेकिन सबके पास कुछ सेविंग होती थी, लड़की की शादी करनी है, ये करना है, तो खर्च कर पाते थे। लोन कोई नहीं देता था, सामान्य से कम था। लेकिन अभी किसी की बच्चे भी कम हैं, पत्नी भी जॉब कर रही है, फिर भी किसी की सेविंग नहीं है, फिर भी लोन पे चल रहे हैं सब। तो ये प्रगति कैसे हुई? हम सब लोग तो उधार के जीवन पे चल रहे हैं, घर उधार का है, कपड़े उधार के हैं, सब कुछ उधार का ही। तो इसलिए ये इल्यूजन है, प्रगति के नाम पर ये इल्यूजन है। हाँ, आपको कार चाहिए तो डाउन पेमेंट सम 10,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कीजिए, कार घर में आ जाएगी, आज ही आ जाएगी आपके घर में कार, ठीक है। तो हम सोचते हैं कितनी प्रगति हुई, आज सबके घर पास कार है, पहले किसी के पास कार नहीं थी, है ना। आज सबके पास कार है, प्रगति हुई, यस सबके पास कार है, लेकिन खाने को खाना नहीं, रहने को घर नहीं, कार है। कृत्रिम चीजें आसान हैं, लेकिन आधारभूत चीजें मिलना मुश्किल है। और वो कृत्रिम चीजें भी सब कैसे मिल रही हैं? सब लोन पर मिल रही हैं। तो इस तरह से वास्तव में ये प्रगति नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार व्यक्ति के पास यदि पर्याप्त मात्रा में अनाज एवं गाय हैं तो वह धनी माना जाता है। ये धनी की परिभाषा है। धान्यवान धनवान, गाव्यवान धनवान।
जिसके पास गाय है और अनाज है वो धनवान माना जाता है। पहले विवाह करते थे तो ऐसे करते थे देख करके कि भाई जमीन कितनी है, गाय कितनी है। आजकल अगर जमीन और गाय है तो विवाह नहीं करेंगे, बोले खेती वाला तो नहीं चाहिए। भारत में इसलिए लोग यहाँ पर पता नहीं मेरे को, भारत में अगर कोई गांव में रह रहा है तो उसका शादी नहीं होता है आजकल। अगर कोई गांव में रहेगा तो उसका शादी नहीं होने वाला, जस्ट गांव में रहेगा तो शादी नहीं होगा, ऐसा होगा। लेकिन पहले हाँ नौकरी चाहिए, खेती करता है खेती तो शादी नहीं होगा, नौकरी करता है नौकर है तो शादी हो जाए। बहुत बहुत आज बड़ा माना जाता है किसी का नौकरी है तो ये बहुत अच्छा है, अपनी जमीन है, अपना ये है तो वो पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमको ऐसा पागल बना दिया है। भाई जिसकी जमीन है वो अपना मेहनत करके हमेशा से स्टेबल है उसकी इकोनॉमी। नौकरी तो नौकर है, वो क्या है। पहले वैदिक संस्कृति में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और थर्ड क्लास चाकरी, लेकिन अभी उल्टा हो गया है, उत्तम चाकरी और सबसे थर्ड क्लास खेती। यहाँ ना तो पर्याप्त मात्रा में अनाज है ना गाय, केवल तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में कागज है, जिसे भ्रमवश धन समझा जाता है। पहले धन क्या था, गाय और अनाज, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन आज हम धन किसको समझते हैं, कागज के टुकड़े को। तो कागज के टुकड़े तो धन नहीं है, वो तो केवल हम और आप दोनों मिलकर के और सरकार का फोर्स है, इसको आपको धन मानना पड़ेगा, इसलिए धन मानना पड़ता है। बाकी उसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इंडिया में कुछ समय पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोट सब चलने बंद हो गए, तो जिसके पास जो था वो बेकार हो गया। तो ऐसे ही लड़ाई होगी, कभी होगी तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी आज इसकी वैल्यू नहीं है, तो आपके पास बोरा भर के भी अनाज हो, कागज के टुकड़े में आप उससे 1 किलो आलू भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जब कोई आपत्ति आएगी तो ये कागज के बंडल ना तो दूध उपलब्ध करा पाएंगे ना अनाज, ये केवल देखने के लिए होंगे और लोग भूखे मरेंगे। मानव समाज जितना, फिर प्रभुपाद अभी आगे कहते हैं भौतिक प्रगति के विषय में कि मानव समाज जितना अधिक इंद्रिय भोग के लिए अविकसित प्राकृतिक संपदाओं का शोषण करता है, उतना ही वह भगवान की माया शक्ति में फंसेगा और इसलिए संसार के कष्ट कम होने के स्थान पर बढ़ेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को शोषण कर रहे हैं और ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, उसको जला रहे हैं, उससे ऑटोमोबाइल चला रहे हैं, है ना। और उससे क्या हो रहा है, हम जटिलताओं में फंसते जा रहे हैं। पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो ये सब बड़ी बड़ी समस्याएं आज खड़ी हो रही हैं, अलग अलग बीमारियों की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो ये प्रभुपाद ने देखिए कितना सही कहा है कि जितना हम पाप कर्म करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करेंगे, उतना ही हम उसकी जटिलताओं में फंसते जाएंगे। जैसे सिल्क वॉर्म होता है ना, सिल्क का कीड़ा, तो वो अपने ही उसमें कार्य में फंस करके मर जाता है। तो हम लोग ये आधुनिकता के नाम पे ऐसा संसार बना रहे हैं जिसमें हम खुद फंसते जा रहे हैं, मरने की तरफ चलते जा रहे हैं। वास्तव में समृद्धि कैसे होती है, उसका सूत्र भगवद गीता में बताया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सभी जीव अन्न पर आश्रित हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। ये है हमारी वैदिक संस्कृति का तरीका। सुख समृद्धि से रहना है, ये तरीका है। हम भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान बारिश और जमीन की उर्वरा शक्ति, क्लाइमेट सब ऐसा रहेगा कि हमारी आवश्यकताएं आसानी से पूरी होंगी। लेकिन यदि हम पाप कर्म करेंगे, भगवान के आदेश के विरुद्ध काम करेंगे, आधुनिक सभ्यता को बढ़ाएंगे, उसको स्थापित करेंगे, तो फिर ये सप्लाई चेन भगवान रोक देंगे, जो कि हो रहा है। इसीलिए भक्तों के लिए निर्देश भगवान देते हैं, जो अपनी सामाजिक स्थिति वर्णाश्रम में बने रहकर ज्ञान के सभी प्रयासों का परित्याग कर अपने शरीर, वाणी तथा मन से भगवान आपकी वार्ताओं, जो स्वयं आप एवं आपके शुद्ध भक्तों द्वारा ध्वनित की जाती हैं, को पूर्ण सम्मान देते हुए इन वार्ताओं को अपना जीवन समर्पित करते हैं, निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। हालांकि आप तीनों लोगों से दूर हैं। तो ये हमारे लिए भक्तों के लिए है।
अपने वर्ण आश्रम की स्थिति में रहें, सादा जीवन जिए और उच्च विचार, सादा जीवन जिए और हरे कृष्ण मंत्र भक्तों के संग में करें, अभक्तों के संग से बचें और भगवत धाम जाएं। ये सिंपल फॉर्मूला है जो भक्तों के लिए है श्रील प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार। अभी श्रील प्रभुपाद अपने वाक्यों में बता रहे हैं कि कैसे फार्म कम्युनिटीज से हम इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक चीज करने से सारी समस्याओं का समाधान है। कैसे? समय, सबसे पहले हमने देखी समस्या, समय की समस्या। तो इसके विषय में क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद? हाँ, हम कार्य कर रहे हैं, फार्म कम्युनिटी के विषय में बता रहे हैं। हम खाली नहीं बैठे हैं। खाने के लिए यदि कुछ जमीन खेड़ने से हमें जानवरों, गायों एवं अपने लिए खाना मिल जाए, और यदि गाय मुझे दूध दे रही है, वृक्ष फल दे रहे हैं, तो क्यों मैं इतना कठिन परिश्रम करूं? कुकरों सुकरों का जीवन, दिन रात खाने एवं सोने के लिए परिश्रम, यह सभ्यता नहीं है। शांति से जियो, अच्छा भोजन पाओ और आध्यात्मिक प्रगति के लिए समय बचाओ। तो समय बचाने के लिए अगर हम कृत्रिम चीजों पे निर्भर रहेंगे, कृत्रिम आवश्यकताएं, इच्छाएं करेंगे, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल है, सिंपल प्रिंसिपल है। यदि हमारी आवश्यकताएं लिमिटेड होंगी हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में, तो हमें कम श्रम की आवश्यकता है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं ज्यादा होंगी तो हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा और ज्यादा जटिलताएं हम बढ़ाएंगे। बेरोजगारी के बारे में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? बेरोजगारी का उपाय क्या है? कैसे फार्म कम्युनिटी बेरोजगारी का उपाय है? हाँ, पहले पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित करो, नहीं तो स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। यह आज की स्थिति है। वह क्या है, उसे क्या करना है, वह नहीं जानता, और इतनी बेरोजगारी। आजकल बच्चे से हम पूछते रहते हैं, बेटे तुम क्या करोगे, बेटे क्या करोगे? वो 25 साल तक हो जाता है, उसको पता नहीं चलता वो क्या करेगा, है ना? हमेशा से असमंजस में रहता है क्या करेगा। इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहा है, मार्क्स कम हो गए तो नर्सिंग में एडमिशन मिल गया, नर्स बन गए, तो कौन कब क्या बन जाएगा पता नहीं, पूरा जीवन उसका में चल जाएगा। अनसर्टेनिटी है। पहले पिता जो करता था बच्चा वही करता था, तो उसको कभी सोचने की जरूरत नहीं कि तुम क्या करोगे, ना पूछने की जरूरत तुम क्या करोगे, है ना? तो आजकल के समाज में हमें ऐसा सिखाया गया है कि कितना बड़ा पाप है, अभिशाप है कि जो पिता करे वही बच्चा को क्यों करना पड़े, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन इस स्वतंत्रता के नाम पर आज सब लोग चिंतित है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। कम से कम जो पिता कर रहे हैं वो तो मैं नहीं करूँगा, और कर भी नहीं सकता है। अभी पिता जॉब करते हैं तो उसको तो नए सिरे से ही जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों के लिए हमेशा एक प्रश्न चिन्ह है, मैं क्या करूँगा और क्या मैं कर पाऊँगा। इतना हैवी कंपटीशन है, मैं क्या कर पाऊँगा। और सारा 25% लाइफ तो हमारी इसी चिंता में निकल जाती है। जबकि पहले पिता के साथ खेल खेल में बच्चे जो है अपने पिता का कार्य सीख लेते थे, और वहीं पर व्यवस्था है वो इसमें लग जाते थे, और ये बड़ा काम पूरा हो गया। लेकिन आजकल सबके लिए ये हमेशा बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो लोग बात कह रहे हैं, ये वर्ण व्यवस्था जब होगी तो वर्ण के अनुसार जीवन होगा, तो आसानी से ये बेरोजगारी नहीं। क्योंकि बेरोजगारी क्यों है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जटिल व्यवस्था के कारण कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसकी कंजम्पशन नहीं है, तो वो चीज़ें अभी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, या तो इकोनॉमिक सिचुएशन जटिल होने की वजह से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके सिस्टम को बेकार कर देते हैं जिससे उनको खूब पैसा मिले। चीज़ों के रेट ऊपर नीचे करा देते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट करके। तो बेरोजगारी इस प्रकार से, मशीनें जितनी आ रही हैं तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक जेसीबी आने से कितने लोगों का काम खत्म हो जाता है। तो और फिर बेरोजगार लोग क्या करेंगे, फिर डकैती करेंगे, और क्या करेंगे, खाना तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। साइबर, आजकल डकैती चाकू से नहीं करते हैं, आजकल साइबर कंप्यूटर पे बैठ करके करते हैं। मुझे नेपाल का नहीं पता, इंडिया में बहुत कॉमन है। झारखंड बहुत बेरोजगारी है, वहाँ पर पूरा एक युवा वर्ग है, वो लोग सब जगह पर बैठ करके सबको मैसेजेस करते हैं। अभी हमारे एक भक्त के पास एक, ज़्यादातर जो एज में बूढ़े हैं ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ये मोबाइल्स वही सब ऑपरेट करना नहीं आता। तो वो आपका बैंक अकाउंट लॉक हो गया है, उसको ठीक करना है, तो पासवर्ड जरा बताइए। अच्छा बैंक पासवर्ड बताया, 5 मिनट के अंदर 2 लाख रुपए गायब हो गए। बहुत कॉमन है ये इंडिया के अंदर आज साइबर क्राइम।
तो लोगों के पास बेरोजगारी है, यंग लोग हैं, टेक्नोलॉजी सब पढ़ा हुआ है, उसका उपयोग ठीक है, तुम जॉब नहीं दोगे तो अपने आप हम कमा लेंगे साइबर क्राइम से। सो यह आज की स्थिति है। किंतु यदि तुम समाज को वर्णों में आयोजित करोगे तो बेरोजगारी का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। फिर असत्संग, असत्संग त्याग अवैष्णव आचार, हमारे शास्त्र में बताया असत्संग को त्यागना चाहिए। लेकिन त्यागें कैसे? अगर हम उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं तो कैसे त्यागें? लेकिन कैसे त्याग सकते हैं तो वह बता रहे हैं। अतः हमें सदैव सत्संग, भक्त संग ढूंढना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम अच्छे संग में रहते हैं तब हम ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। यदि हमें भक्तों का संग का अवसर प्राप्त हो तो हमारा चरित्र स्वभाव सुधरेगा। सुनने से, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने से रजोगुण तमोगुण शांत होगा, फिर सतोगुण रह जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या। अतः लोगों के सतोगुण में रहने के लिए वर्णाश्रम धर्म आवश्यक है। ये प्रभुपाद के अंतिम वचन है, फाइनल वर्ड्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। जब प्रभुपाद अंतिम समय में देह त्याग करने के टाइम में श्रील प्रभुपाद ने ये वचन दिए कि आप वर्णाश्रम धर्म अगर स्थापित करेंगे तो सत्संग मिलेगा। हमारी अपनी कम्युनिटी है, सब भक्तों का समुदाय है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था है, हमारी अपनी शिक्षण पद्धति है, ठीक है। हमें आवश्यकता नहीं है शास्त्रीय समाज की। टाटा बाय बाय, हमारा अपना समाज। तो फिर असत्संग छूट सकता है। फिर अशांत गृहस्थ जीवन, आजकल के लोगों का गृहस्थ जीवन बहुत अशांत है, क्योंकि बचपन से लड़के लड़कियों को सही प्रशिक्षण नहीं है। लड़कियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, स्त्रियों के, वो उनको प्रशिक्षण नहीं है। उनको तो सबको जॉब 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 जॉब, कैरियर कैरियर कैरियर, यही बॉम्बार्डमेंट है। इसलिए उनको कैसे, पत्नी को कैसे रहना है उनको नहीं पता है। उसी प्रकार से पुरुष, उनको भी कोई शिक्षण नहीं है, केवल भोग 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 भोग, गृहस्थ जीवन केवल भोग के लिए है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन पूरा अशांत होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद एक अपने ऑब्जर्वेशन से उदाहरण देके बता रहे हैं कि कैसे एक वैदिक संस्कृति में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कम से कम गृहस्थ जीवन शांति में होता था उसका। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। अहमदाबाद में प्रभुपाद ने देखा कि एक ठेला को समझते हैं, ठेला, उसमें पर्याप्त सामान भरा था। ठेले के एक और पत्नी थी और दूसरी और पति, और उनका एक छोटा बच्चा था जिसे ठेले पर रखा गया था। तो ठेले में सामान बेच रहा है, तो पत्नी भी साथ में है, पति है और बच्चा भी साथ में है, और वो उसे खींच रहे थे। अर्थात पति एवं पत्नी भगवान के आयोजन के अनुसार कार्यरत हैं, तो वे कार्य कर रहे हैं और बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, वहीं पे बच्चा भी साथ में है। आजकल पति पत्नी दोनों जॉब पे हैं और बच्चे को क्या क्रेंच वहाँ पर रखा हुआ है, आया होती है, और वो आया क्या क्या करती है, क्या खिलाती है, क्या नहीं खिलाती है, वो तो भगवान जाने। और हम भी जानते हैं क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं वो, क्योंकि वो तो पैसे के लिए करते हैं। तो सुला देते हैं बच्चे को कुछ खिला करके, जिससे कि उनका काम हल्का हो जाए, क्योंकि माता पिता तो है नहीं। पैसा कमाने के बाद वे घर जाएंगे, उनकी एक छोटी सी कुटिया होगी। ये गरीब लोगों की बात है नहीं, छोटी सी कुटिया होगी, पर कुटिया होगी कम से कम। और पत्नी खाना पकाएगी, पति खाएगा, और वे शांति से जिएंगे। आजकल तो पत्नी खाना बनाती नहीं, खाना बनाना सीखा भी नहीं उन्होंने। एक व्यक्ति की शादी हुई, तो शादी के बाद में पत्नी ने बोला मुझे तो खिचड़ी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, तो पति बोला मेरे को भी नहीं आता। तो दोनों ने 1 महीना तक तो खिचड़ी खाई केवल, क्योंकि सीखने का टाइम नहीं है और सीखने का कोई प्रेरणा नहीं है। आजकल कन्याओं से पूछें क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई नहीं पूछेगा तुमने क्या बनाना सीखा, सब सीखेंगे, सब पूछेंगे तुमने क्या कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। इसलिए सब लड़कियों को लगता है कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। खाना बनाने की प्रेरणा कोई नहीं देता है ना। अगर कोई खाना बनाएगा तो बोले ये क्या है, ये काम तो कभी भी कर लोगे, अभी तो तुम्हारी पढ़ने की लाइफ, फिर जॉब करने की लाइफ हो जाएगी, तो खाना बनाने का जीवन कब आएगा। इसलिए वेस्ट में अभी जब घर का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किचन होती नहीं, डिज़ाइन में ही निकाल दिया, क्योंकि पति पत्नी दोनों जॉब करेंगे और सब जगह होटल है, होटल में अभी तो ऑनलाइन है, जॉब पे जाएंगे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे खाएंगे। तो अभी पत्नी का ये काम ही खत्म हो गया, पाक विद्या। तो फिर
जब a family which eats together lives together, एक परिवार जो साथ में बैठ करके खाता है वो साथ में रहता है। लेकिन आजकल पत्नी अलग खा रही है, पति अलग खा रहा है, बच्चा अलग खा रहा है, हाँ? तो फिर साथ में जीने के लिए फिर जीने की प्रेरणा ही नहीं है, साथ में रहना क्यों है? सबका तो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ है सबके, और घर में बैठते हैं सबके पास अपने अपने मोबाइल फोन है, यहाँ वो बैठा है, वो उस कमरे में वो बैठा है, उसमें बैठा है, सबके अपने अपने दूसरे फ्रेंड्स हैं। जो घर में बैठे हैं वो फ्रेंड नहीं है, बाकी सारा जगत फ्रेंड है। केवल वो जो आमने सामने बैठे हैं वो लोग फ्रेंड नहीं, वो दुश्मन बन जाते हैं बाकी सब फ्रेंड है, इंटरनेट फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, लेकिन आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि वो इंटरनेट पे तो वो वास्तविक जो जीवन है वो तो सामने नहीं आता है, इसलिए वहाँ तो केवल हाय हेलो होती है, वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तो वास्तविक यथार्थ जीवन में कुछ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर कलह होती है। इसलिए चाहिए फेसबुक फ्रेंड्स आर बेटर देन फिजिकल फ्रेंड्स। प्रथम स्तर का खाना है या द्वितीय स्तर का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी उनके पास घर है और वे शांति से जी रहे हैं, पत्नी खाना पकाती है, पति खाता है और बच्चे का भी ध्यान रखा जाता है, उसे मारा नहीं जाता, यह है शांति में जीवन। फिर स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर के आज बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ क्राइसिस, इतना पैसा नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अगर हम सादा जीवन जिएंगे तो कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? पहले हमारे दादाजी लोग, मेरे दादाजी को जिंदगी में एक बार बुखार आया और हॉस्पिटल वो एक बार हम उनको, मेरे पिताजी उनको ऑल इंडिया घुमाने ले गए थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा, नहीं तो वो भी नहीं जाते। तो पूरे जीवन में लोग कभी हॉस्पिटल थे ही नहीं। अभी हम आजकल बोलते हैं, आजकल देखो कितनी प्रगति हो गई है, हर जगह जगह हॉस्पिटल है तो ये प्रगति का सूचक है। पहले लोगों को जरूरत नहीं थी हॉस्पिटल्स की, इसलिए हॉस्पिटल नहीं थे, तो लोग बीमार नहीं होते थे। बीमार होते थे तो थोड़े बहुत बीमार हुए तो सबको ये देसी इलाज पता था, जड़ी बूटियां लेना, ठीक हो, दादी माँ सबको पता था। आज जो माताएं हैं, बच्चा अगर उसको छींक आ रही है तो वो डर जाती है, उनको क्या हुआ, डॉक्टर को बोलती है क्या करे, बच्चे को छींक आ रही है उसको। उनको ABCD भी नहीं पता है कि कैसे बच्चे का ध्यान रखें, इसलिए हर चीज के लिए डॉक्टर चाहिए। छोटा सा बुखार हुआ डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर जाएंगे तो डॉक्टर बोला हाँ आ जाओ, चाकू लेके बैठा हुआ है आपकी जेब को काटने के लिए ये हमारे आधुनिक जीवन में हो गया है, तो इसलिए ठीक है। आधुनिक जीवन में डॉक्टर की फीस, लॉयर्स की फीस बहुत हैवी फीस है, लॉयर्स, डॉक्टर्स सब जेब काटने के लिए बैठे हैं, सो आई डोंट माइंड, बट इट्स द ट्रुथ ऑफ द प्रोफेशन। प्रभुपाद के एक शिष्य बोल रहे हैं, गांव में अधिक शांति है, आध्यात्मिक जीवन के विषय में सोचना अधिक सरल है। प्रभुपाद, हाँ वहाँ कम बीमारियां हैं, हर चीज दिमाग पर कम जोर डालने वाली है, ये गांव का जीवन है, लेस टैक्सिंग, शांतिपूर्ण। मेहनत ज़्यादा है लेकिन दिमाग में शांति है। आज मेहनत नहीं है लेकिन दिमाग में बहुत अशांति है, इसलिए AC रूम में बैठ करके भी इतनी चिंता है कि पसीना छूटता है और मेहनत करना ये पीछे होगा काम। हम आधुनिक प्रगति के लिए अभी हम बैठ करके सब कुछ कर सकते हैं, बटन दबाओ सब कुछ हो जाता है, और फिर बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको जॉगिंग करना पड़ेगा तो फिर वही मेहनत करने के बाद पहले चल करके जाते थे काम पर तो अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी, अभी लेकिन कार में जाते हैं बैठ करके, डॉक्टर बोलता है सुबह को 1 घंटा मॉर्निंग वॉक जरूरी है, नहीं तो आपके हार्ट की सारी आर्टरी बंद होने वाली है। यस सर। तो अभी कार में जाएंगे ग्राउंड तक और फिर वहाँ पर भागेंगे, ठीक है, या तो घर के अंदर ट्रेडमिल लगाएंगे, ट्रेडमिल तो उसमें घर के अंदर ही बैठ के भागेंगे, भागने की जगह भी नहीं है आजकल शहर में चलने से भागने की जगह भी नहीं है, इसलिए उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है भागने के लिए, इतने सारे 1000 रुपए की मशीन खरीद के देगा, उसमें भागो फिर। पहले लोग चलते थे फिरते थे, सब खुला हुआ था,
आजकल खेलने की जगह नहीं है बच्चों के लिए, तो इसलिए उनको फिर वीडियो गेम देने पड़ते हैं। और वीडियो गेम से फिर वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पबजी खेलते रहते हैं और पूरा एक अननेचुरल वर्ल्ड में जीते हैं। और फिर जब नेचुरल वर्ल्ड को देखते हैं तो उनको समझ आता हम कहाँ है, कौन सा वर्ल्ड रियल है, ये वाला कि वो वाला, तो कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए फिर मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग है। अपनी कारों में इधर उधर दौड़ने से उन्होंने स्वयं का एवं अन्यों का जीवन खतरे में डाल दिया है। किसी भी क्षण दुर्घटना घट सकती है, पर वे इसे सभ्यता कहते हैं। तो आजकल हम बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। आजकल मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि पहले स्मॉल पॉक्स और इतने लोग उससे पोलियो से प्रभावित होते थे, आज हमने इतने लोगों को बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इतने लोग मर रहे हैं, उसका क्या होगा? एक तरफ से बचाते हैं तो दूसरी तरफ मारते हैं। लड़ाई में इतने लोग मर रहे हैं, रशिया, यूक्रेन एंड ऑल दिस, उसका क्या होगा? तो क्या फायदा हुआ इतना पैसा खर्च कर करके एक बच्चे को बचाने के लिए इतना पैसा? मेडिकल साइंस। और फिर दूसरी तरफ ऐसी सभ्यता डेवलप कर रहे हैं जिसमें लोग आएंगे और शूट कर देंगे आसानी से। सो मैडनेस है। फिर एजुकेशन, शिक्षा। प्रभुपाद क्या कहते हैं शिक्षा के विषय में? प्रभुपाद, कोई शिक्षा नहीं। शिक्षा की आवश्यकता केवल मार्गदर्शन देने वाले वर्गों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी के लिए नहीं, केवल इन 2 लोगों के लिए। अन्यों के लिए किस शिक्षा की आवश्यकता है? हाँ, सबको शिक्षा चाहिए, पर सबको एक जैसी शिक्षा नहीं चाहिए, सबको अलग अलग शिक्षा चाहिए। तो माना यदि आप उगाते हैं, आप किसान हैं, अगर आप खेती और गोपालन जानते हैं तो विद्यालयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आजकल हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोल ली है। एग्रीकल्चर सीखने के लिए भी क्लास में बैठ करके, ब्लैक बोर्ड पे बैठ करके एग्रीकल्चर सीखेंगे हम। जो चीज खेत में काम करने से सीखी जाती है, उसको पहले टाइम वेस्ट करके फीस लेकर, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उन्होंने आपको मूर्ख बनाया। देखो, ये ज्यादा आधुनिक खेती सिखाएंगे हम आपको। आपके पिताजी जो खेती करते थे ना, उसमें तो कुछ उत्पादन नहीं होता था, है ना? आपको ज्यादा उत्पादन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, हमारे पास आओ, हम आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाएंगे खेती कैसे करना, ठीक है? तो ब्लैक बोर्ड पे फिर डायग्राम बना करके आधुनिक खेती करना सिखाया। वहां से पढ़ करके बच्चा आया, पिताजी को बोला, पिताजी अभी हम खेती हम करेंगे, आप तो पुराने वाली खेती करते हो, वो वेस्ट है, हम नए वाली खेती करेंगे। पिताजी ने बोला, अच्छा, टाई पहन करके आया, ज़्यादा अच्छा खेती करता होगा। फिर अभी हम लोग जो है ये गाय गोबर, एक बदबू आती है, इसको बाहर निकाल देंगे और अभी हम ये यूरिया NPK, इससे खेती होगी। आप देखो, एक का दुगना, दुगने का चौगुना होगा, ठीक है? पिताजी ने बोला, जैसे बेटे तेरी इच्छा। तो बेटे ने उसको खेती करना शुरू किया, सब केमिकल डाला और फिर धीरे धीरे रोग भी आने शुरू हुए। तो पिताजी आप चिंता मत करो, हमारे पास पेस्टिसाइड है। अच्छा, और ये जो खरपतवार है, अभी हम हाथ से काम ही नहीं करेंगे, हम तो सब हर्बिसाइड डाल देंगे, एक ही झटके में सब हर्ब्स खत्म। तो और खेती भी देखो डबल प्रोडक्शन हो गया। हाँ, तो प्रगति हो गई, नहीं हो गई, सफल हो गया। लेकिन 1 डिकेड बाद, 2 डिकेड बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जमीन की पूरी उर्वरक शक्ति खत्म हो गई। फिर उसमें और ज़्यादा यूरिया डालो, और ज़्यादा यूरिया डालो, और ज़्यादा डालो, बाजार डालते डालते वो पूरी बंजर हो गई, जमीन पूरी रेतीली हो गई। आज पंजाब, जो इस इंडिया की राइस बाउल कही जाती है, तो वहाँ पर इतनी हार्ड जमीन हो गई है कि पहले ट्रैक्टर जब शुरू हुआ था, जो लोग जानते हैं ट्रैक्टर, तो बहुत कम हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आवश्यकता थी, क्योंकि जमीन बहुत सॉफ्ट थी। आज बढ़ते 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 वो बहुत हॉर्स पावर के ट्रैक्टर चाहिए उस जमीन को खेड़ने के लिए। जमीन बहुत सख्त हो गई है, कैडी हो गई है, करेक्ट? क्योंकि उसके अंदर से वो जो कार्बन कंटेंट है नेचुरल खत्म हो गया है, ह्यूमस कंटेंट खत्म हो गया है। इसलिए अभी दोबारा से अभी कह रहे हैं, पहले बोलते थे यूरिया डालो, यूरिया डालो, यूरिया डालो। अभी इंडियन जो सरकार है, हम आपको सब्सिडी देंगे, आप गाय का गोबर डालो, यूरिया मत डालो। तो वही तो हमारे पिताजी पहले कर रहे थे। लेकिन हमने पहले यूनिवर्सिटी में जाकर के सीखा यूरिया डालना, और अभी यूनिवर्सिटी में जाके दोबारा सीख रहे हैं नहीं, यूरिया नहीं डालो, गाय का गोबर डालो। तो वो तो बिना यूनिवर्सिटी में जाके पता चल जाता।
तो ऐसे करके हमें उल्टा उल्टा बार तो इसलिए तो ज़्यादातर लोगों को ये स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेज की तो किसी को आवश्यकता नहीं है। तो स्कूल कॉलेज तो और टेक्नोलॉजी के लिए, तकनीकी विज्ञान, तो तकनीकी विज्ञान तो आसुरी विज्ञान है। वो तो कृत्रिम आवश्यकताओं को उत्पन्न करने के लिए, आधारभूत आवश्यकताओं के लिए कोई उद्योग की जरूरत नहीं है। आधारभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, वो सब जमीन और गाय से हो सकता है। विद्या शिक्षा वास्तव में वैदिक संस्कृति में थी। शिक्षा मतलब चरित्र की शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, ये है वास्तविक शिक्षा। खाना उगाने के लिए, खाना खाने के लिए जानवर कौन सी शिक्षा लेते हैं? लोग बात ये सरकास्टिक बोलते थे, जानवर सब खाते हैं, उनको कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप एडवांस हैं, आपको खाने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। खाना उगाना भी नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी आपको शिक्षा चाहिए। आजकल अगर कोई आदमी के पास डिग्री नहीं है तो उसको लगता है मेरी अगर डिग्री नहीं मिली और मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। जानवर कभी चिंतित नहीं होता है कि उसको कैसे उसका पेट भरेगा, लेकिन आज मनुष्य प्रगति की वजह से इतना डिपेंडेंट है कि उसे एक नौकरी चाहिए, नौकरी के बिना मीन्स लाइक नो वे। तो ये आज की पूरी जो शिक्षा प्रणाली है वो सब आसुरिक है, क्योंकि उसका पूरा आधार औद्योगिकरण है। लेकिन और इसकी वजह से वैदिक शिक्षा पूरी खत्म हो गई। वैदिक शिक्षा शास्त्रों की शिक्षा है, लेकिन चरित्र की शिक्षा नहीं है। चरित्र सबका हनन हो चुका है, बहुत चरित्र तो रहा ही नहीं। इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ टाइम इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एक कहावत है। तो उसके अनुसार आजकल चरित्र सबका लॉस्ट है, सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। और चाणक्य पंडित भी बताते हैं तद हानिस सच हानिस तद विभ्रमः यत् क्षणं वासुदेव न चिंतयेत्। जिस क्षण वासुदेव का चिंतन नहीं किया जाए वही वास्तव में हानि है। सबसे बड़ी हानि है कि भगवान का चिंतन नहीं करें। तो रियल हानि तो हम सब कर रहे हैं। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, ये तो समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन संपदा, प्रोस्पेरिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज रियल प्रोस्पेरिटी? वास्तविक समृद्धि क्या है? वास्तविक समृद्धि नहीं है टिन कार में घूमना। हम सोचते हैं अगर मेरे पास एक कार है तो समृद्धि है, वो समृद्धि नहीं है। कुछ पैसे बैंक में हैं, कागज के नोट, वो समृद्धि नहीं है। लेकिन समृद्धि है प्राकृतिक समृद्धि, ये वास्तविक समृद्धि। तो प्रभुपाद कहते हैं इसके विषय में, वैदिक अर्थ प्रणाली के अनुसार व्यक्ति को उसके अनाज के भंडार एवं गायों के बल के आधार पर धनी माना जाता है। गाय एवं अनाज, इन दो चीजों से मनुष्य की खाद्य समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। मनुष्य समाज को उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए मात्र पर्याप्त मात्रा में अनाज एवं पर्याप्त मात्रा में गायों की आवश्यकता है। इन दो के अलावा अन्य सभी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने समय को व्यर्थ करने के लिए बनाया है। प्रभुपाद कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अनाज और गाय ये दो ही वास्तविक आवश्यकताएं हैं, बाकी सारी तथाकथित आवश्यकताएं हमने उगाई हैं, हमने बनाई हैं अपना समय व्यय करने के लिए। श्रील प्रभुपाद के द्वारा वर्णाश्रम पुनः स्थापित करने के लिए भक्तों को दिए गए निर्देश। तो अभी देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये वर्णाश्रम समाज, फार्म कम्युनिटीज बनाने के लिए, यह मेरी इच्छा है, शारीरिक आराम के लिए समय व्यर्थ मत गंवाओ। आपका शरीर है, आपको खाने को कुछ चाहिए, कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, इसीलिए अपना खाना उगाओ और अपना कपड़ा उगाओ। ऐशो आराम के लिए समय व्यर्थ मत गंवाओ और हरे कृष्ण जपो, यह जीवन की सफलता है। इस मशीनी सभ्यता के लुभाने में मत आओ, यह बहुत कठिन नहीं है। एक कुटिया, कहीं भी आप अपना भोजन उगा सकते हैं और इसे आयोजित करने में, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में वर्गीकृत करने में जैसे शरीर में वर्गीकरण है, वर्णाश्रम तुम्हारी मदद करेगा। इस मनुष्य देह को इंद्रिय भोग के लिए व्यर्थ मत गंवाओ। श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत का यह अगला पहलू है जिसे मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। यदि मैं पुनः भ्रमण कर सकूं तो मैं फार्म्स, खेती पर आधारित भक्त समूह की यात्रा करूंगा
और उन्हें पूर्ण बनाऊंगा। इन फॉर्म्स पर हम वर्णाश्रम धर्म को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि ये फॉर्म सफल हो गए तो पूरा जगत कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। तो देखिए, प्रभुपाद चाहते थे कि फॉर्म कम्युनिटी से दो लाभ है, भक्त हैं उनको भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा, और दूसरा वास्तव में हम लोगों बड़ी मात्रा में लोगों को भक्ति में लेके आ पाएंगे, है ना, क्योंकि जिनको हम फुल टाइम भगवान के एंगेजमेंट दे पाएंगे, असत्संग छुड़ा पाएंगे, और सब लोग भक्तों के संग में रहने से आसानी से प्रगति कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं पूरे जगत को हम कृष्ण भावनामृत में ला पाएंगे। तो ये प्रीचिंग भी है। एस्टैब्लिशिंग फॉर्म इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट प्रीचिंग। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण एवं फॉर्म, ये हमारे ठोस कार्यक्रम है, ये पूरे जगत को बदल सकते हैं, पाशवी सभ्यता की पूरी नींव नष्ट कर सकते हैं। यदि मैं और जीऊं तो मैं इन फॉर्म्स को आयोजित करना चाहूंगा, इन्हें पूर्ण बनाना चाहूंगा। सादा जीवन, उच्च विचार। कुलाद्री दास एक प्रभुपाद के शिष्य अपने संस्मरण बता रहे हैं, मैं अनेक वर्षों तक न्यू वृंदावन में मंदिर का अध्यक्ष था। न्यू वृंदावन मतलब पहली फॉर्म कम्युनिटी। और प्रभुपाद उत्तर अमेरिका में एक तीर्थ स्थल एवं फार्म कम्युनिटी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें पुस्तक वितरण के लिए कभी भी जोर नहीं दिया। उनके पृथ्वी पर अंतिम दिनों में जब मैं उनके साथ था, उन्होंने मुझे समझाया कि उनके आंदोलन का द्वितीय भाग प्रथम भाग से बिल्कुल अलग होगा। प्रथम भाग में पुस्तक वितरण, नवयुवकों को संन्यास देना और जितने अधिक हो मंदिर खोलना, इन सब से संबंधित जो आपातकालीन युक्तियां उन्होंने अपनाई। दूसरे भाग में वे चाहते थे न्यू वृंदावन जैसे स्थल जहां पर वे गृहस्थ जीवन शैली इत्यादि अन्य सभी चीजों के साथ कृष्ण भावनामृत की संस्कृति को स्थापित कर सके, वे प्रदर्शित कर सके उस दर्शन को जो उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तकों में दिया है। अतः वे अंत समय तक मुझे बताते रहे कि द्वितीय भाग के लिए ये फार्म कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका दृश्य पाश्चात्य जगत में स्थापित होने के समय उनके आंदोलन के दृश्य से बिल्कुल अलग होगा। तो प्रभुपाद एनविजन कर रहे हैं कि हमारा मूवमेंट का जो स्टार्टिंग फेज है वो इमरजेंसी फेज है। इमरजेंसी में हमें ये सब आपातकालीन अवस्था में शहर में आपातकालीन स्थिति में काम करना पड़ेगा, क्योंकि शहर तो लोगों के रहने के लिए नहीं है, वो तो आसुरी लोगों के रहने के लिए, इट्स नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू लिव। तो उसमें तो आपातकालीन में समहाउ मंदिर जो है वो ओएसिस है। लोग बोले हमारे मंदिर ओएसिस है। ओएसिस समझते हैं? रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं होता है, बहुत कहीं पर पानी होता है, उस जगह को ओएसिस बोलते हैं। तो लोग बोले हमारे मंदिर ओएसिस है, यानी मंदिर शहर में है तो शहर क्या है? रेगिस्तान। तो ये शहर के लोगों के लिए मंदिर ओएसिस है, क्योंकि बाहर तो बहुत रहने जैसा जीवन नहीं है, इसलिए मंदिर उनके लिए एकमात्र जगह है जहाँ पर उनको प्राण मिलते हैं, यहाँ के पानी मिलता है। अरे यहाँ कोई भक्त संघ है, बाहर तो सारा भक्त संघ है और बहुत खराब स्थिति है, ओएसिस है। इसलिए ये रेगिस्तान के जीवन के लिए ये ऐसा स्टाइल है। लेकिन फिर वास्तविक जीवन जो है वो ये फार्म कम्युनिटीज है, नॉर्मल लाइफ, वृंदावन विलेज जैसे वृंदावन में जो जीवन था, तो वो हमारी डायरेक्शन है। ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी में लोगों को बचाओ और बचा करके ट्रांसफर करो नॉर्मल लाइफ में, करेक्ट? ये विजन, पूरा विजन है इस्कॉन का, बड़ा विजन। तो अभी 50% आधा भाग हम देख रहे हैं इमरजेंसी वाला विजन, लेकिन वो जो फाइनल विजन है वो बाकी है अभी प्रकट होना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरा 50% कार्य ही पूरा हुआ है, फार्म बाकी है। अगर ये स्थापित हो गए तो वर्णाश्रम स्थापित होगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं 50% वर्क इज एस्टैब्लिशिंग दिस फार्म। ठीक है, ओके, लास्ट स्लाइड। तो प्रभुपाद द्वारा निर्देशित सफलता के सिद्धांत, फार्म कम्युनिटी का मोटो क्या है? मोटो ये है, आप वही चीज खाओ या उपयोग करो जो खुद आप उगाते हैं, और वही चीज उगाओ जो आवश्यक हो, और फिर इस प्रकार प्रकृति की गोद में जियो, कृष्ण पर निर्भर रहो। तो ये प्रभुपाद ने हमको मोटो दिया फार्म कम्युनिटी के लिए।
प्रकृति की गोद में जियो, कृष्ण पर निर्भर रहते हो। तो इसके साथ हम ये सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कोई किसी का प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। यस। जो वर्णाश्रम जो बोलते हैं फार्म कम्युनिटी, हाँ, वो जो फार्म कम्युनिटी जहाँ पे भी होगा तो वो तो नॉर्मली शहरों से अलग होगा। यस, ये भी वो तो नेशन कंट्री के अंडर में होगा। यस। जैसे कि अगर वोटिंग वोट आता है उसमें तो उन लोग का उतना अधिकार है। जैसे जो नेता लोग हैं वो लोग का उसका पॉलिटिकल इफेक्ट हो गया। हाँ, तो कह रहे हैं कि फार्म कम्युनिटी बनाएंगे तो भी तो वो किसी न किसी गवर्नमेंट के अंडर में होगी, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो उनके ऊपर भी होगा। यस, 100% तो हम उससे बाहर अभी नहीं जा सकते। लेकिन जब हम गांव में रह रहे हैं, हम कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हैं, कुछ उनको बहुत पैसा भी नहीं दे सकते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी हमारे में इतना नहीं होगा। क्या है लोग, ये लोग बेकार लोग हैं, लोग छोड़ो, तो दे विल नॉट ट्रबल अस। लेकिन हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी सब जगह हो सकती है। जैसे अमेरिका में है, कोई गाय नहीं रख सकता है इंडिविजुअल, केवल फार्म होंगे ऐसे गवर्नमेंट के जहाँ पर जगह है जहाँ फार्म आप गाय रख सकते हैं। इंडिया में भी है, आप बड़े बड़े शहर में आप शहर के अंदर गाय नहीं रख सकते, प्रोहिबिटेड। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आ जाए। या जैसे एजुकेशन पॉलिसी है, हर बच्चे को कतर खाने स्कूल भेजना ही होगा, तो ऐसा नियम है इंडिया के अंदर। अभी पूरी तरह से स्ट्रिक्टली लागू नहीं हुआ है। नेपाल में भी है क्या? गुरुकुल को भेज सकते हैं? नेपाल में गुरुकुल में भेज सकते हैं। अच्छा, जिसमें गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं है, नहीं ऐसे भेज सकते हैं। प्रभु जी बोल रहे हैं कि इस साल से वो गुरुकुल का कोटा और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का वो आयुर्वेदिक पढ़ने का कोटा सब बंद हो रहा है। सब्सिडी तो वो हो सकता है, तो इसलिए मुश्किल तो होगी। इसलिए लेकिन ये एनीवे सरकार ये सब तो व्यवस्था अपने आप ढहने वाली है, इट्स डूम्ड ऑलरेडी। तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा चलेगा, तो अपने आप इसमें नष्ट होने के बीच है। तो इसलिए हमें लोग बोले, जैसे एयरप्लेन है, क्रैश होने वाला है, तो क्रैश होने से पहले पैराशूट खोल दो। तो ये फार्म कम्युनिटीज बना करके हम लोग, ये संसार तो ढह ही रहा है, वी आर सीइंग दिस प्लेन क्रशिंग। तो उससे पहले हम फार्म कम्युनिटीज बना करके एग्जाम्पल क्रिएट कर लें, जिससे कि रिवाइव किया जा सके बिफोर इट क्रैशेस। यस, और कोई प्रश्न है? हाँ, बोलिए, माइक में बोलिए। जमीन की आवश्यकता है। फार्म कम्युनिटीज को बनाने के लिए बहुत जमीन की आवश्यकता है। तो जमीन तो अभी एक ऐसे ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो नियंत्रण में या कोई ऐसे नास्तिक व्यक्ति के नियंत्रण में, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। हाँ, वो है। लेकिन आप देखिए, हम मंदिर बना रहे हैं, उसमें भी तो बहुत धन की आवश्यकता है। तो लेकिन मंदिर फिर भी हम बना रहे हैं ना। इंडिया के अंदर आजकल जो टेम्पल बन रहे हैं, लगभग हर टेम्पल जो है कम से कम आराम से 50 करोड़ to 100 करोड़ इंडियन रुपीस लगता है। तो एक टेम्पल में कम से कम बनाने में जितना खर्च होता है, उससे हम कम से कम 2-3 फार्म कम्युनिटी बना सकते हैं। क्योंकि हमें तो रिमोट, हमें शहर में नहीं जमीन है ना, हम तो रिमोट प्लेस में जाएंगे ना जमीन के लिए, तो वहाँ जमीन रिलेटिव सस्ती होगी। तो इसलिए पैसा तो है, धन तो है, तो इसलिए ठीक है, जमीन खरीदने का धन चाहिए, तो यस वी हैव टू प्रीच दैट। हमें मॉडल बनाने, कुछ मॉडल चाहिए हमें, फिर बाद में तो सरकार और उन सबको हमें इम्प्रेस करना पड़ेगा, देखो ये मॉडल है, इसके आधार पर आप करो। तो हम पूरे संसार में हम अपने आप जमीन खरीद के करना, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स प्रोड्यूस करें जिसमें भक्त रह जाए, भक्तों का जीवन कम से कम बच जाए, और फिर बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको हम कन्विंस कर पाए इन मॉडल्स के आधार पर, तो वो लोग कर सकते हैं। उनके पास शक्ति है, उनके पास जमीन है, उनके पास व्यवस्था है,
तो वो लोग फिर अंत में कन्विंस हमें करना होगा, लेकिन हम कुछ मॉडल बनाना चाहते हैं अभी कुछ। जैसे गवर्नमेंट लोग जैसे गुरुकुल ऐसे शिक्षा को बंद कर रहे हैं, अभी जो बाहर के से शिक्षा मिलता है वो शिक्षा के लिए बस इंद्रिय तृप्ति ऐसे करने के लिए जो बस शिक्षा दिया जाता है। तो मतलब हम कैसे, जैसे व्यस्त लोग जो बच्चा अपने होता है तो वो लोग कैसे जैसे स्पिरिचुअल शिक्षा को कैसे फोकस करने के लिए वो कैसे। ठीक है, लड़ाई चलती रहेगी, असुर और हम में लड़ाई चलती रहेगी, बंद नहीं होने वाली है। जो भी वो कर रहे हैं थोड़ा रास्ता ऐसे 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 करके ढूंढना पड़ेगा। जैसे इंडिया के अंदर है, रूल है कि नहीं भेजना है, लोग आते हैं, लेकिन ठीक है पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं ऐसा करके थोड़ा, या कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन जाते नहीं हैं कहीं कभी भी। तो वो चर्चा बैठ कर के कीजिए, जो भी है बेस्ट पॉसिबल करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी जो कर सकते हैं कल को वो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छा आज जो कर सकते हैं वो तो करिए, नहीं तो कल को वो भी नहीं कर पाएंगे आप, जैसे जैसे समय जा रहा है। ओके। तो जैसे कि प्रचार होता है, डिफरेंट फंक्शंस होता है, क्या होता है? डिफरेंट फेस्टिवल्स फंक्शंस होता है, अलग अलग फेस्टिवल्स, जैसे रथ यात्रा, रथ यात्रा, उसमें अगर लीडर जो होता है, अब जैसे कोई शहर है उसका मेयर है, मेयर, वो अगर नॉन हिंदू है, नॉन सनातनी है, तो उसको भी ताकि बुलाना पड़ेगा, उसको आखिर बुलाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि बुलाना पड़ेगा, इफ देयर इज, अगर बुलाना नहीं पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है क्या? रूल पर होता है ना, वातावरण को मतलब समाज का माहौल। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऑप्शनल है ना, बुलाना पड़ेगा मतलब ऐसा तो नहीं कि बुलाना पड़ेगा। अगर हमें ऐसा नहीं बुलाना पड़ेगा, बहुत सारे मंदिर हैं, प्रचार है जहाँ पर मेयर और उनको नहीं बुलाते हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि तो मेयर को नहीं बुलाएंगे तो रथ यात्रा सफल नहीं होगी। कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारे वहाँ पर हम कभी कभी किसी पॉलिटिशियन बुलाते हैं, ऐसे थर्ड क्लास आदमी को आपने क्यों बुलाया, उसको क्यों स्टेज पे बोलने दिया, ऐसा विरोध करते हैं। बोलते आप साधु लोग हैं, इतना अच्छा माहौल था, आपने वो करप्ट आदमी को बुला करके उसको बुलवाया, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा भी होता है। सो बट एनीवे, सो इट्स नॉट कंपल्सरी, आई एम सेइंग, ठीक है। क्योंकि आ जाए तो चलिए आगे, ठीक है। तो हैं? अगर ऐसा है मन सनातन में दूसरे जो है मलिक सिंह वो लोग हट जाए तो अगर उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? वेल, आ जाए तो ज़्यादा बोलने मत दो उसको, बस उसको आया उसको ताली बजाओ, माला पहनाओ और उसको बस ऐसा करके टैक्टफुली उसको बैठा दो सीट पे। बोलेगा तो सब खराब करेगा वातावरण, इसलिए उसको ज़्यादा बोलने को नहीं मिलेगा। उनको अपना वोट चाहिए, वो तो देखो स्टेज पे आना चाहिए, उनको फोटो खींचो, बहुत सारे ऐसे फोटो उनको वही चाहिए। और थोड़ा बोल के और जो बोले उसको लिख करके दे दो पहले, बोले ये बोलना है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं क्या बोल रहा है, तो पास करेगा तो बोला हमने आपकी हेल्प के लिए ये लिख दिया है, आपको पता चल जाए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेल्प करेंगे। ऐसा करके प्रेम विनम्रता से उसके सेक्रेटरी को दे दो, उनको भी अच्छा लगेगा, चलो पता चले क्या बोलना है, उनको भी आसान हो जाएगा, हमको भी आसान हो जाएगा। ओके, सो समाप्त करें। हाँ, मेन टाइम और कोई प्रश्न अगर किसी का है उससे। और उनका प्रश्न है कि अब जो भक्ति या कोई भी गृहस्थ में जा रहा है तो वो स्त्री है, वो उसको भी कुछ धर्म या कुछ पता नहीं होता है, जो पुरुष है उसका भी निष्ठा धर्म या कुछ ऐसा खेती वाली या कुछ पता नहीं होता है, तो दोनों शादी विवाह करके गृहस्थ में जाता है तो धाम में जाएंगे तो कैसे चला पाएंगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए एकदम से फॉर्म में तो नहीं जाएंगे, पहले तो भक्ति सीखेंगे, हरे कृष्ण जब क्या है, क्यों जाना है फॉर्म में, ये सब सीखेंगे, धीरे धीरे सीखने के बाद ही जा पाएंगे, एकदम से तो नहीं जा पाएंगे।
व्यस्त व्यस्त वो पूछ रहे हैं कि बहुत व्यस्त है लेकिन वही व्यस्त है दोनों ही, लेकिन फिर भी पति पत्नी का ही वो मिलन नहीं होता है, झगड़े पति पत्नी के भी झगड़े हो रहे हैं, तो वो हमें जाके कैसे वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कैसे झगड़ा करते करते फार्मिंग कर सकते हैं। झगड़ा करने से फार्मिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शहर में तो वो अलग चक्कर है, अलग वो पति पत्नी साथ में झगड़ा करते हैं तो ठीक है, शहर में रहेंगे फार्म में रहेंगे, बट वो जीवन शैली तो अपना सकते हैं, झगड़ा करने से तो उसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है। और फार्म में रहेंगे तो संभावना है कि धीरे धीरे झगड़े कम होंगे, क्योंकि फार्म में रहने से सतोगुण आएगा, फार्म में रहने से भक्तों का संग हमेशा मिलेगा, हर समय हर नियमित रूप से अच्छी साधना कर पाएंगे, तो जिससे ज़्यादा संभावना है कि उनकी चेतना अच्छी होगी, तो ज़्यादा संभावना है कि झगड़े कम होंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन में एक श्लोक है कि सुबह में अगर बादल गरजें और अगर तीन चीज़ हैं, सुबह में अगर बादल गरजें और अगर पति पत्नी लड़ाई करें तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसको बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सुबह में अगर बादल गरज रहे हैं तो बारिश कभी नहीं होगी। उसी प्रकार से पति पत्नी लड़ रहे हैं तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो ये वैदिक संस्कृति में सिखाया जाता है। लेकिन आजकल पति पत्नी लड़ाई को बहुत बड़ा दे देते हैं, बहुत हम नहीं सर डाइवोर्स नहीं, घर के झगड़े ऐसे ही, तो उसको ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर घर में लड़ाई नहीं होती है तो वो भी चाणक्य पंडित का श्लोक है, जिस घर में लड़ाई नहीं होती है वो घर वैकुंठ होता है, तो इससे अच्छा है झगड़े नहीं हो। लेकिन अगर झगड़े होते हैं तो भी डिसाइड करें हमें डाइवोर्स तो नहीं लेना है बस, तो अपने आप झगड़े होने कम हो जाएंगे और जीवन चलता रहेगा। और ठीक है, अफान कम्युनिटी में रहने से और थोड़ी फायदा होगा। पता नहीं मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया कि नहीं दे पाया। अपना धर्म नहीं जानती है तो सीखना पड़ेगा ना। नहीं जानते हैं तो हम नहीं कह रहे कि आज उठ करके आप तुरंत, वो तो आपको शहर में रहने में भी सीखना पड़ेगा, केवल फार्म में नहीं, वो तो हर जगह सीखना पड़ेगा। स्त्री का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, वो तो हर स्त्री और हर पुरुष को सीखना चाहिए, तो इसलिए शिक्षण होना चाहिए। तो आप लोग की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कुछ हद तक कि क्या है स्त्री का धर्म, और तो इस तरह से जानिए। अगर नहीं जानते हैं तो हमें जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।